दिनों नेपाल में प्रोटेस्ट का एक पैटर्न चल रहा है। आम जनता संसद के बाहर रैली निकाल रही है, जबकि संसद के अंदर सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी मुंह फुलाए हुए हैं। उनका रोष अमेरिका से मिले एक ग्रांट पर है। ग्रांट लगभग 4,000 करोड़ रुपए का है। ये पैसे 2017 में हुए एक समझौते के तहत नेपाल को मिलने वाले थे। इन पैसों से नेपाल से लेकर भारत के गोरखपुर तक बिजली की लाइन बिछनी थी। इसके अलावा मदद का एक हिस्सा सड़कों के विकास पर भी खर्च होना था। समझौता 2017 में हो गया, मगर 5 साल बाद भी उसे नेपाल की संसद से मंजूरी नहीं मिली है। 28 फरवरी 2022 को इसकी डेडलाइन है। संसद के भीतर एक बार फिर प्रस्ताव पेश किया गया है। अमेरिका का कहना है कि अगर प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ चीन का कहना है कि अमेरिका नेपाल के आंतरिक मामले में दखलंदाजी कर रहा है। आज जानेंगे मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन यानी एमसीसी की पूरी कहानी क्या है, नेपाल में इसका विरोध क्यों हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। कुकू एफएम भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। ये दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर भी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ आपको इतिहास, साहित्य, दर्शन के साथ साथ बाकी विधाओं में भी बोलने वाली किताबें मिलती हैं, मतलब ज्ञान का फुल पैकेज। ललन टॉप के दोस्तों के लिए यहाँ एक खास ऑफर भी है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की भारी भरकम छूट। ऑफर कैसे मिलेगा? इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का कोड डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सूचना समाप्त। हम चलते हैं अपने शो की तरफ। पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। साल 1945, तारीख 7 मई, जर्मनी ने फ्रांस के रेम्स में मित्र राष्ट्रों के सामने सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया। हालांकि पैसिफिक में लड़ाई जापान की हार तक जारी रही। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने भी घुटने टेक दिए। विचारधारा के स्तर पर दूसरे विश्व युद्ध के 2 बड़े विजेता बनकर उभरे। पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। अमेरिका पूंजीवादी और डेमोक्रेटिक व्यवस्था में विश्वास रखता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद और बंद मार्केट वाले सिस्टम का सूत्रधार था। दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोप को तबाही के कगार पर ला दिया था। करोड़ों लोगों की मौत, मानवीय और सामाजिक संरचना का पतन और आशंकाओं के साए में पल रहा भविष्य। कभी पूरी दुनिया में उपनिवेश कायम करने वाला यूरोप मदद की बाट जोड़ रहा था। एक उदाहरण से समझते हैं। 1940 के दशक में ब्रिटेन ग्रीस के सिविल वॉर में सरकार की मदद कर रहा था। वहां कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जंग चल रही थी। 1947 की शुरुआत में ब्रिटेन ने आगे मदद मुहैया कराने से मना कर दिया था। साफ था कि ग्रीस में कम्युनिस्ट हावी हो जाते, यानी यूरोप का एक और देश सोवियत ब्लॉक में चला जाता। ब्रिटेन के ऐलान के फौरन बाद अमेरिका हरकत में आया। मार्च 1947 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमन ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने ग्रीस को मदद देने की इजाजत मांगी। इजाजत मिल गई। ट्रूमन ने ऐलान किया कि जहां कहीं भी निरंकुश ताकतों का खतरा होगा, वहां अमेरिका मदद का हाथ बढ़ाएगा। उनका इशारा कम्युनिस्टों की तरफ था। इसे ट्रूमन सिद्धांत के नाम से जाना गया। अमेरिका न्यूट्रल रहने की नीति से बाहर आ चुका था। अब जरूरत थी इसे रफ्तार देने की। इस दौर में एक प्लान बनाया गया। इसके सूत्रधार थे उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री रहे जॉर्ज सी मार्शल। वो वर्ल्ड वॉर के समय यूएस आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके थे। उन्हीं के नाम पर इस यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम को मार्शल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। जॉर्ज मार्शल ने जरूरतमंद देशों की मदद के लिए पूरा प्रस्ताव तैयार किया। इसके तहत खाने पीने के सामानों से लेकर आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया गया। इन सब कामों में भारी खर्च आने वाला था। अमेरिका इतना खर्च क्यों करता? उसे इन सब से क्या फायदा होता? मुख्य तौर पर 2 लाभ होते। पहला, जब तबाह देश वापस अपने पैरों पर खड़े हो जाते, वो अमेरिका के लिए नया बाजार मुहैया कराते। और दूसरा, उन देशों में सोवियत संघ के हावी होने का खतरा खत्म हो जाता। 3 अप्रैल 1948 को राष्ट्रपति ट्रूमन ने मार्शल प्लान पर सहमति दे दी। मदद का सिलसिला शुरू हो गया। यह प्लान 4 सालों के लिए था। इस दरमियान ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे समेत 16 देशों को लगभग $17 बिलियन की रकम दी गई मदद के रूप में। यह कर्ज के तौर पर नहीं था, यानी इसे लौटाना नहीं था।
अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत इटली और वेस्ट जर्मनी को भी पैसे दिए। ये दोनों देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के दुश्मन थे। अमेरिका इतनी मदद कैसे कर पा रहा था? वजह साफ थी। पर्ल हार्बर के अलावा अमेरिका की जमीन पर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ था। उनके शहर सुरक्षित थे। उनके उद्योग धंधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। 1947 में पूरी दुनिया का आधा औद्योगिक उत्पादन अमेरिका में हो रहा था। इसलिए अमेरिका मार्शल प्लान के जरिए पैसे झोंकने के लिए तैयार था। प्लान से क्या बदला, इस सवाल पर काफी बहसें चलती हैं। एक बात तो साफ है कि इससे यूरोप के कई देश भूखों मरने से बच गए। उनकी इकोनॉमी वापस अपने ढर्रे पर आ गई। वे नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो सके। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो को मार्शल प्लान की ही देन माना जाता है। इस प्लान ने अमेरिका और यूरोप के देशों के बीच सहयोग की भावना को उभारा था, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो या सुरक्षा के क्षेत्र में। क्या मार्शल प्लान दूध का धुला हुआ था? कतई नहीं। इस प्लान की कई मुद्दों पर आलोचना भी होती है। एक तर्क यह दिया जाता है कि मदद के नाम पर अमेरिका ने इन देशों में अपनी मनमानी चलाई। दूसरा तर्क पैसों के इस्तेमाल को लेकर दिया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार मार्शल प्लान की कुल राशि का 5% हिस्सा CIA के सीक्रेट ऑपरेशंस में लगाया गया। CIA ने कई देशों में फर्जी कंपनियां तैयार की। इसके जरिए वो अपना मिशन चला रहे थे। उन्होंने अमेरिका के फायदे के लिए सरकारें भी गिराई। आलोचनाओं से इतर मार्शल प्लान ने अमेरिका के रुतबे को विस्तार दिया। जब सोवियत संघ ढहा, अमेरिका इकलौती महाशक्ति रह गया। इसकी नींव मार्शल प्लान ने कोल्ड वॉर की शुरुआत में रख दी थी। कालांतर में आर्थिक मदद का रास्ता अमेरिका की विदेश नीति की पहचान बना। इसके जरिए उसने दुनिया भर में अपना प्रभुत्व कायम किया। अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लेकर मदद देने वाली एजेंसियों में अपना सिक्का जमाया। इसके माध्यम से उसने कई देशों में अपने हित में नीतियां बनवाई और सरकारों को झुकने पर मजबूर भी किया। फिर आया साल 2001 का। अमेरिका एक बार फिर संकट में घिरा हुआ था। 11 सितंबर को अमेरिका के ऊपर आतंकी हमला हुआ। इस घटना में लगभग 3000 लोग मारे गए। अमेरिका ने हमले के पीछे के कारणों की समीक्षा की। इसमें एक आकलन यह भी निकला कि दुनिया भर में आतंकवाद के विस्तार के पीछे एक कारण गरीबी भी है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। उन्होंने एक नई एजेंसी बनाने का सुझाव दिया। ये एजेंसी अमेरिकी मदद को स्मार्ट तरीके से अल्प विकसित और निम्न आय वाले देशों तक पहुंचाने वाली थी। 2004 में अमेरिकी संसद ने प्रस्ताव को पास कर दिया। इस तरह मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन यानी MCC के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। बाकी एजेंसियों की तुलना में MCC के काम करने का तरीका अलग है। वो मदद देने से पहले देशों की ग्रेडिंग करती है। उसके अपने पैरामीटर्स हैं। इसमें भ्रष्टाचार, आर्थिक स्वतंत्रता, कानून का शासन, लोगों में निवेश समेत लगभग 20 मानक शामिल हैं। नेपाल इस मामले में पिछड़ा हुआ था। वहां 2006 तक सिविल वॉर चल रहा था। इसके अलावा देश में भ्रष्टाचार और अस्थिरता का भी राज था। बाद में नेपाल ने मेहनत की। उसने तय मानकों के हिसाब से खुद को सुधारा। 2011 में सभी पार्टियों ने मिलकर नेपाल को प्रस्ताव भेजने के लिए तैयार किया। आखिरकार 2015 में मिलेनियम चैलेंज का नेपाल ऑफिस खुला और 14 सितंबर 2017 को वॉशिंगटन में प्रस्ताव पर दोनों पक्षों ने दस्तखत कर दिए। मिलेनियम चैलेंज के तहत नेपाल ने लगभग 5000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया। इसमें से 4000 करोड़ रुपए MCC की तरफ से मिलने वाले थे। बाकी का पैसा नेपाल सरकार अपने खजाने से देती। नेपाल ने इन पैसों को 2 प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने का मन बनाया था। पहला प्रोजेक्ट 315 किलोमीटर लंबी बिजली ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा था, जबकि दूसरा प्रोजेक्ट सड़कों की मरम्मत से। तर्क ये दिया गया कि बिजली से नेपाल आत्मनिर्भर होगा और वो भारत को बिजली की सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएगा, जबकि अच्छी सड़क से सुदूर इलाकों में कम खर्चों में सामान पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे नेपाल की आर्थिक तरक्की होगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और वो विकास के पायदान पर आगे बढ़ेगा। MCC ने मदद पर मुहर तो लगा दी, लेकिन अभी तक पैसा क्यों नहीं पहुंचा और प्रोजेक्ट शुरू क्यों नहीं हुआ है? इसकी वजह MCC की एक जरूरी शर्त है। क्या? पैसे पास होने के लिए संबंधित देश की संसद का अप्रूवल जरूरी होगा। अमेरिका का तर्क है कि इससे प्रोजेक्ट में पारदर्शिता बनी रहेगी और आम नागरिक इसके प्रति सजग रहेंगे। MCC के समझौते में एक क्लॉज ये भी है कि अप्रूवल के बाद ये नेपाल के स्थानीय कानूनों से ऊपर होगा। MCC के एंट्री के आलोचकों का कहना है कि ये नेपाल की संप्रभुता के लिए खतरा है। बीच बीच में कई अमेरिकी अधिकारियों ने ऐसे बयान भी दिए हैं कि MCC से अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को मजबूती मिलेगी। इससे नेपाल की जनता में यह मैसेज गया कि अमेरिका उनके यहां अपने सैनिकों की तैनाती कर सकता है।
हालांकि इसको लेकर एमसीसी का कहना है कि यह सब दुष्प्रचार है। उनका कहना है कि नेपाल निम्न आय वाला देश है और वे उसकी साफ दिल से मदद करना चाहते हैं। आज हम ये सब आपको क्यों सुना रहे हैं? दरअसल एमसीसी के प्रपोजल को संसद की मंजूरी के लिए 5 साल की डेडलाइन मिली हुई है। यह डेडलाइन 28 फरवरी 2022 को खत्म हो जाएगी। अगर उससे पहले संसद ने मंजूरी नहीं दी तो 4000 करोड़ रुपए की मदद रुक जाएगी, यानी एमसीसी मदद वापस ले लेगा। इससे होगा ये कि नेपाल ने जिन 2 प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण किया और पूरी रूपरेखा तैयार की, वो सब अधर में लटक जाएंगे। पिछले कुछ सालों से नेपाल में चीन का दखल भी बढ़ा है। नवंबर 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के 50 से अधिक जासूसों ने नेपाल में के आंतरिक मामलों पर पकड़ बना रखी है और वे बाकी देशों से नेपाल के संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका मानता है कि चीन एमसीसी के समझौते के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि अगर तय समय में समझौता अप्रूव नहीं हुआ तो वे नेपाल के साथ रिश्तों की समीक्षा करेंगे। शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली सरकार अप्रूवल देने के पक्ष में है, लेकिन उनकी सहयोगी कम्युनिस्ट और अन्य पार्टियां इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ये पार्टियां देउबा सरकार को गिराने की धमकी भी दे रही हैं। हालिया विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग ने मोर्चा संभाला हुआ है। 20 फरवरी को प्रोटेस्ट इतना हिंसक हो गया कि पुलिस को आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दागनी पड़ी। फिलहाल नेपाल विरोध और विकास के बीच में झूल रहा है। संसद में क्या निकल कर आता है और इसका नेपाल के भविष्य पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। नेपाल के मसले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट यहीं पर खत्म करते हैं। अब बारी है एक चुनावी रिपोर्ट की। भारत के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। इस मौसम का अपना एक रुतबा होता है। इस दौरान नेता लंबे चौड़े वादे करते हैं। अगर उपमाओं में बात करें तो उनके वादों की तासीर दूध की नदियां बहाने से लेकर चांद को जमीन पर उतार देने की होती है। वे लोगों को सब्जबाग दिखाते हैं, मगर जरूरत इतनी भर है कि वे एक बार अपनी नजरों से उन हिस्सों को देखें जहां एक कतरा रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। जो लोग हमारी आपकी जिंदगी में चमक बिखेरते हैं, उनके हिस्से की चमक को गुम करने का दोषी कौन है? इन्हीं कहानियों को आवाज देने के इरादे से ललन टॉप जमीन पर उतरा है। इसी क्रम में ऑर्डिनरी की टीम सफाई कर्मचारियों की बस्ती में पहुंची। आज आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई ये रिपोर्ट देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कोई इच्छा बताओ जो काम सरकार कर दे इस मोहल्ले के लोगों के लिए, इस मोहल्ले की महिलाओं के लिए, तो वो क्या काम होगा जिससे आप लोग का जीवन आसान हो जाए? क्या मांगोगी सरकार से? अब ये तो यहाँ बता सकती हैं। अब हम तो किराए पर रहते हैं। हम तो जब तक है नहीं अपने घर चले जाएंगे। हमारे तो है नहीं मकान की, हाँ चलो हमारा मकान है अपना, यहाँ रहेंगे। अब जब तक कमा रहे हैं, जब तक कमा रहे हैं। घर कहाँ है आपका? घर हमारा सुल्तानपुर जगदीशपुर। कब आई थी सुल्तानपुर से इधर? इधर हो गए 5-6 साल हो गए। क्यों 5-6 साल पहले यहाँ? अरे अब वहाँ दिक्कत थी तो इसलिए हम कमाने खाने चले। क्या क्या दिक्कत थी? अरे खाना साना नहीं, वहाँ काम वाम नहीं लगता था, मिलता था, अपना कटिया बिनिया करते थे। उसके बाद यहाँ से पैसा कमा के वापस सुल्तानपुर जाना चाहती हूँ। अब क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? जब कमाई नहीं रहेगी तो घर तो जाएंगे। यहाँ कौन से अपना घर है कि यहाँ हम यहीं रहेंगे। बता रही दीदी, आओ इस पर बताओ माइक पर। अरे कोई सहायता नहीं, यहाँ कमाओ तो खाओ। वही बच्चे इधर उधर घूम रहे, इतना 2-3 हजार रुपये फीस कहाँ से देंगे हम लोग? प्राइवेट काम करने वाले बताओ। 3 बच्चे हैं, उनको भविष्य बेकार हो रहा कि नहीं हो रहा? सरकार कहती है बच्चों के लिए हमने सरकारी स्कूल खोला। स्कूलों में भेजते हैं तो वहाँ बच्चों से कहेंगे झाड़ू लगाओ, ये गमले हटाओ, ये कूड़ा बाल्टियों में डालो। हम अपनी आंखों से खुद देखते हैं। आपके बच्चों से ऐसा काम नहीं, हमारे बच्चे तो सरकारी में नहीं जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं। मगर जो है तो बच्चे हमारे अच्छा सा पढ़े और आगे बने। सरकारी स्कूल में बच्चों से ये काम करवाया जाता है? जी बिल्कुल करवाते हैं, सफाई का। हाँ। क्या क्या बता रहे? कहीं झाड़ू लगवा रही हैं, कहीं क्या करवा रही हैं, मतलब जो है ये सब काम करवाती हैं। बताइए, सरकारी स्कूल में अब नहीं हमारे इतनी कमाई है जो हम प्राइवेट में भेज सके। देखा है आप लोगों ने अपनी आंखों से? आंखों से देखा तभी तो बोल रहे हैं। तो कभी किसी को शिकायत नहीं करी? टीचर को बोला नहीं? किसको करें? कहते हैं अरे बच्चे हैं खेल में ऐसे कर रहे हैं, हम लोग नहीं करवाते, हम खेल में करते हैं, ऐसे बोलते हैं। हमारे तो बच्चे नहीं गए खेल सरकारी में। क्या क्या यहाँ बोलो? क्या बिटिया हैं हमारी 2 वो जाती हूँ, झूठ बोलेंगी क्या? कहते हैं पापा वहाँ हम नहीं पढ़ने जाएंगे, हमको कहीं अच्छी जगह पढ़ाओ। वहाँ जो है झाड़ू लगवाती हैं, कहीं जो है गमले इधर से उधर करो, पानी उसमें लगाओ, ये सब करवाती हैं।
बताइए क्या किया जाए। भाई हमारी नहीं इतनी हैसियत है पेट चलाएं कि जो है हम प्राइवेट में पढ़ाएं। बहुत ज़्यादा ही हम परेशान हो गए भैया। हमारे इनके अब्बू का काम नहीं चल रहा, सिलाई मशीन का। जेंट्स कपड़ा कौन अब पहनता है? कोई नहीं पहनता। जो काम हमने कभी नहीं किया है हमारे घर में कोई नहीं करी से खाना बनाने वाला, वो हम कर रहे हैं। आप खाना बनाती हैं? जी, अभी एक घर बनाते हैं, अभी ज़्यादा नहीं। एक घर ही बनाती हैं। हम्म, तो कब से बना रही हैं खाना? अभी एक साल हो रहा। 1 साल हो गया। हम्म, तो क्या कमाई नहीं हो रही है पर्याप्त? हाँ, इनके अब्बू का काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। किराए पे रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। कितना किराया देती है? 3000 किराया देते हैं एक कम रूम का। यहीं रहते थे पहले, अब पीछे रहने लगे हैं। बिजली अलग। तो वही है कि मतलब समस्या है, थोड़ा इंसान को सुनना चाहिए लोगों को। कह रहे हैं इंसान ये बहुत परेशान है, इतनी दूर से आए, ऊपर से चिल्लाते हैं लोग। अभी बैंक में हम बहुत चिल्लाए हैं। आपके ऊपर चिल्लाए हैं? हाँ, बैंक गई थी तो कह रहे हैं कि जो है तुम्हें जब नहीं आता है कुछ तो किसी और को लेके आया करो, ये है वो है। अरे जब नहीं आ रही तो हेल्प करो ना। कह रहे हैं यहाँ किसी कोई को फार्म नहीं भरा जाएगा। बताओ ये कोई बात हुई? कोई बैंक में फार्म ही नहीं भरा जाएगा। जो पहले नहीं पढ़ पाए हैं तो वो फार्म कैसे भरेंगे भाई? ऐसी ही और रिपोर्ट्स चाहिए तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पन्ने को लाइक कर लीजिए। मन करे तो आस पड़ोस में साझा भी कर सकते हैं। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अब रूस यूक्रेन संकट से जुड़ी अपडेट जान लेते हैं। 20 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस और अमेरिका के बीच बातचीत की पहल की थी। मैक्रों ने जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बात की। फिर तय हुआ कि दोनों नेता यूक्रेन के मसले पर बैठकर बात करेंगे। अमेरिका ने कहा कि बातचीत तभी होगी जब रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। अब रूस ने कहा है कि उसका अमेरिका से मीटिंग का कोई प्लान नहीं है। हालांकि रूस ने बातचीत की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के पूर्वी इलाकों से 60,000 से अधिक लोगों ने रूस में शरण ली है। ये लोग विद्रोहियों के नियंत्रण वाले दोनेश्क और लुहांस्क के नागरिक हैं। रूस इन लोगों को शरण के साथ साथ मुआवजा भी दे रहा है। यूएन में अमेरिका के राजदूत ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को चिट्ठी सौंपी है। इसमें उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें अमेरिका के मुताबिक रूसी सेना हमले के बाद मारने के प्लान में है। रूस ने इस लिस्ट को बकवास बताया है। रूस यूक्रेन संकट पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। उससे जुड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शो समाप्ति से पहले एक और सूचना। 16 फरवरी से फिर से शुरू हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब एक नया पैसा के दूसरे सीजन का शुभारंभ हो चुका है। आपके तमाम सवालों के जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पर देखने के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।